हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ 12th क्लास की इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास यानी कि इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1 स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। ये चैप्टर के आज हम नोट्स देखेंगे और चैप्टर को समझेंगे। और ये जो चैप्टर है आपका नोट्स के साथ आपको मिलेगा और 2 वीडियोज़ में ये चैप्टर डिवाइड रहेगा। फर्स्ट वीडियो ये है और सेकंड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, एक बार और बता देती हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। भारत यानी कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास यानी कि औपनिवेशिक शासन का मतलब ये है कि हम पर यानी किसी भी देश पर कोई अगला देश दूसरा देश शासन करता है तो उसको ही कहते हैं औपनिवेशिक शासन। किसी का उपनिवेश होना, कभी ब्रिटिश का भारत भी उपनिवेश हुआ करता था। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो अंग्रेजी शासन में स्थापना से पूर्व यानी कि अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व अपनी स्वतंत्रता अर्थव्यवस्था थी। यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो स्वतंत्र थी, कोई इस पर भी मतलब एकदम स्वतंत्र थी। हमारी अर्थव्यवस्था यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकती थी। लेकिन जब ब्रिटिश लोगों का शासन हुआ भारत पर, जब वो लोग शासन कर रहे थे तो उनके अकॉर्डिंग हमारी अर्थव्यवस्था चल रही थी। और वो अपनी मतलब कि वो हमारी अर्थव्यवस्था को इस प्रकार चला रहे थे कि हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे करके नष्ट होती जा रही थी और जो उनकी अर्थव्यवस्था है और जो उनका देश था वो मजबूत हो रहा था। जनसामान्य की आजीविका और सरकार की आय के मुख्य स्रोत कृषि भी थे। फिर भी देश अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार में निर्माण की गतिविधियां हो रही थी। यानी कि आजीविका के स्रोत यानी कि जो भी आजीविका के जो स्रोत था उस समय पे राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि थी। फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थी। यानी कि उस टाइम पे रुका नहीं था, कुछ भी चल रहा था। लेकिन ब्रिटिश शासन के टाइम से पहले की बात है। उसके बाद सूती व रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणि रत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। यानी कि ये आपको पता है ब्रिटिश शासन के पहले की बात बताई जा रही है यहाँ पर, जब ब्रिटिश लोगों ने भारत पर शासन नहीं किया था। यानी कि गुलामी से पहले भारत कैसा था, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। गुलामी से पहले भारत कैसा था और गुलामी में कैसा था और गुलामी के बाद कैसा था। 3 स्टेज आएंगे इस चैप्टर में और हम तीनों स्टेज को अच्छे से समझेंगे विद नोट्स। और आप इस नोट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और नोट मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब कि लॉन्ग नहीं बनाए हैं, छोटे नोट्स हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ओके, तो मतलब जब गुलामी का टाइम था तो उस समय में सूती व रेशमी वस्त्रों के लिए जो भारत था वो प्रसिद्ध था। उस टाइम पे बहुत ही अच्छे से सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्रों का उत्पादन हो रहा था भारत में। और शिल्प उत्पादन भी भारत में बहुत अच्छे से हो रहे थे। भारत में बनी इन चीज़ों का विश्व बाजारों में अच्छी सामग्री का प्रयोग उच्च स्तर पर कलात्मक आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। यानी कि जो भी उस टाइम पर भारत में बन रहा था वो भी विश्व स्तर पर बहुत ही अच्छा था। यानी कि उसका आयात निर्यात हो रहा था, उस टाइम पर अच्छे से बाहर चल रहा था। और हाँ, एक और चीज़, एक लाइन है कि गुलामी से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और गुलामी से पहले भारत बहुत ही अच्छे से था, कृषि व्यवस्था अच्छी थी, अर्थव्यवस्था अच्छी थी और उत्पादन वगैरह सब कुछ अच्छे से चल रहा था। और जब हम ब्रिटिश शासन में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें क्या क्या हो रहा था। ब्रिटिश शासन की नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना आधारभूत परिवर्तन लाई। उन्होंने देश का माल की पूर्ति करवाने वाला और ब्रिटेन निर्मित औद्योगिक उत्पादों का उपभोक्ता बना दिया। इनके कहने का मतलब ये है कि जो मतलब ब्रिटिश शासन के लोग थे, यानी कि जब ब्रिटिश शासन चल रहा था तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जो हमारे देश का कच्चा माल था वो अपने देश में ले जाते थे। यानी कि उन्होंने क्या किया, कच्चे माल की पूर्ति करवाने वाला यानी कि भारत को कच्चे माल की पूर्ति करवाने वाला बना दिया। और खुद क्या बन गए वो लोग, औद्योगिक उत्पादों के उपभोक्ता। यानी कि उन लोगों का जो बनी हुई वस्तु थी, हमारे यहाँ से कच्चा माल वहाँ जाता था ब्रिटिश शासन के, ब्रिटिश देश में अंग्रेज़ों के पास,
और उनका जो बना हुआ उत्पाद था वो भारत में आया करता था। ठीक है, ब्रिटिश शासन की नीतियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना आधारभूत परिवर्तन लाई। उन्होंने देश के कच्चे माल को पूर्ति करवाने वाला और ब्रिटेन के निर्मित औद्योगिक उत्पादों का उपभोक्ता बना दिया। हो गया ये। ठीक है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर। तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर कैसे हुआ, अब हम ये देखेंगे। तो देखिए, एक राष्ट्र की आर्थिक स्थिति मूल्यांकन राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय द्वारा की जाती है। यानी कि जो एक राष्ट्र की आर्थिक स्थिति, यानी आर्थिक स्थिति मतलब क्या होता है, पैसों से जुड़े जो भी कार्य हो रहे हैं वो अच्छे हैं या कैसे हैं, उनसे क्या लाभ हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, ये सब चीज़ें। तो ये जो है मतलब कि आर्थिक स्थिति प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय को देखकर पता लगाया जा सकता है कि किसी देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। और उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय का आंकलित में कोई प्रयास नहीं था। यानी कि जो भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय थी उस पर ब्रिटिश सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया था। फिर डॉक्टर राव के राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के अनुमान सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर आय है, गलती से लिखा गया, गलत आय है। तो मतलब ये था कि जो डॉक्टर राव थे उनका जो प्रति व्यक्ति आय के ऊपर जो भी अनुमान था, जो अंदेशा था, वो बिल्कुल सही था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। अधिकतर अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि 20वीं सदी के प्रारंभ में समग्र वास्तविक उत्पादन की वृद्धि 2% से कम और प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि 0.5% थी। यानी कि जो व्यक्तिगत स्तर पर जो उत्पादन होता था वो 0.5% था और समग्र वास्तविक उत्पादन, यानी कि जो वास्तविक उत्पादन था, वास्तविक मतलब आप लोग समझते होंगे वो कितना होता था, 2% से कम होता था। उसके बाद कृषि क्षेत्र में अब हमें पता चलेगा कि गुलामी के समय, यानी कि जब गुलामी थी, ब्रिटिश का शासन चल रहा था, यानी कि ब्रिटिश लोगों का इस पर कब्जा हो चुका था भारत पे, तो भारत कैसा था अब उसके बारे में, अब उसका प्रभाव पड़ेंगे कि कृषि क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, औद्योगिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, ये सब हम देखेंगे अब। तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय कृषि बिल्कुल भी संतोषप्रद नहीं थी। यानी कि कृषि की स्थिति बिल्कुल भी संतोषप्रद, यानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी उस टाइम पर। और आगे देखते हैं, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण और कृषि प्रधान थी। ग्रामीण क्या है, मतलब कि देखिए, ग्रामीण और कृषि प्रधान, कृषि पर लोग निर्भर थे और ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा लोग रहते थे। ये देख सकते हैं, देश की कुल जनसंख्या का 85% लोग गाँव में रहते थे और कृषि से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जीविका अर्जित करते थे। भारतीय देश के लोग कच्चे माल व खाद्य पदार्थों के लिए आत्मनिर्भर नहीं थे। यानी कि उन्हें कच्चे माल और खाद्य पदार्थों के लिए मतलब कि कहीं से भी मंगवाना, या वैसे तो कच्चा माल था, लेकिन धीरे धीरे जब कच्चा माल वहाँ जाने लगा, ब्रिटिश सरकार ने अपने देश में जब कच्चा माल भेजना स्टार्ट कर दिया, तो इसके लिए आत्मनिर्भर भारत अब नहीं रह गया था। उसके बाद कृषि क्षेत्र में गतिहीनता के कारण भू बंदोबस्त प्रणाली, किसी क्षेत्र से होने वाली समस्त लाभ लागत के रूप में जमींदारों को दी जाती थी। यानी कृषि क्षेत्र था, यानी कृषि में जो भी फसल उगाई जाती थी, जो भी लाभ होता था, वो उसमें जो भी निकलता था, यानी निवेश किया हुआ जो भी लागत डालते थे, उसके बाद जो वापस आते थे पैसे, वो जमींदारों को देना पड़ता था। और उन्होंने कृषि की स्थिति में सुधार लाने में कोई प्रयास नहीं किया। वो लगान तो लेते थे, लेकिन उन्होंने कृषि की स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। और इन लोगों ने, जो जमींदार थे, अगर इन्हें लगान नहीं मिलता था तो ये लोग क्या करते थे, कृषि की यानी किसान की भूमि जब्त कर लेते थे। कृषि का व्यवसायीकरण, फसलों का उत्पादन स्व उपभोग के लिए ना करके बाजार में बेचने के लिए होता था और किसानों की ऊंची कीमत देकर नकदी फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, जिससे वे ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग की जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हें मतलब कि नकदी फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। नकदी फसल ये लोग उगाएंगे और फिर इन्हें ऊंची कीमत इसी बात पर दी जाती थी कि अगर आप नकदी यानी कि व्यापारिक फसल उगाएंगे, खाद्य फसल नहीं उगाएंगे, तो मतलब
उन्हें प्रोत्साहित किया जाता था और ऊंची कीमत इसके लिए यानी कि व्यापारिक फसल उगाने के लिए दी जाती थी। उत्पादकता का निम्न स्तर, तकनीक के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाएं के अभाव, उर्वरकों का नाममात्र प्रयोग, फलस्वरूप उत्पादकता का निम्न स्तर। इसका मतलब ये है कि उत्पादकता का निम्न स्तर यानी कि उत्पादन बहुत कम हो रहा था और इसके कारण क्या था, तकनीक में बहुत कमी थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में जब गुलामी चल रही थी यानी कि गुलाम था भारत, तब तकनीक अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो भी तकनीक थी वो ब्रिटिश शासन के लोग अपने देश में भेजते थे। और सिंचाई सुविधाएं भी अभाव था, सिंचाई सुविधाएं भी अच्छी नहीं थी। उर्वरक का उपयोग तो होता था नाम मात्र यानी कि बहुत कम उपयोग होता था। और फलस्वरूप उत्पादकता का निम्न स्तर रहा। निवेश में कमी, भारतीय कृषि टेरेसिंग, बाढ़ नियंत्रण एवं निकासी में निवेश की कमी का सामना करना पड़ा। यानी कि टेरेसिंग मतलब जो बांध वगैरह लगाए जाते थे उसमें उन लोगों ने ज़्यादा निवेश नहीं किया। तो बाढ़ नियंत्रण एवं निकासी, जल निकासी प्रणाली पर इन लोगों ने गौर नहीं किया था ब्रिटिश सरकार ने। औद्योगिक क्षेत्र में अब क्या प्रभाव पड़ा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में निम्न कारणों से दयनीय स्थिति में था। विउद्योगीकरण, अब विउद्योगीकरण वही है जो मैंने आपको पहले समझाया, फिर एक बार और बताती हूँ मैं आपको। हस्तशिल्प का पतन, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से दोहर ध्येय के पूर्ति हेतु भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का नाश किया। यानी कि दोहर ध्येय, यहाँ से मैंने आपको बताया कि भारत में जितने भी यानी कि जितना भी उत्पादन और मतलब कच्चा माल जो भी बनता था वो सारा ब्रिटिश सरकार अपने देशों में भेज दिया करते थे और वहाँ से कच्चे माल से बनी जो वस्तुओं का जो निर्माण होता था, औद्योगिक वस्तुएं, वो भारत में आया करती थी। और ये जो चीज़ें थी एकदम सस्ते दर पर होती थी। और देखिए हस्तशिल्प का पतन कैसे हुआ, वहाँ पर मतलब ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारी मशीनों का निर्माण किया, भारत में नहीं अपने देशों में बहुत सारी औद्योगिक अच्छी प्रणालियाँ मतलब कि लगाई और मशीनें लगाई, और उसमें मशीनों से जो भी पदार्थ बनते हैं ज़्यादा बनते हैं और टाइम की भी बचत होती है। और उन लोगों ने सस्ती दर पर अपने वस्तुओं को बेचना शुरू किया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भी वस्तुएं उत्पादन होती थी, पहले तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कच्चा माल था वो लोग ले लेते थे और जो थोड़ा बहुत रहता था उससे अगर वस्तुएं उत्पादन होती थी तो उसे कोई खरीदता नहीं था, क्योंकि वो महंगी थी। और महंगी किस लिए थी, क्योंकि वो हाथ से बनाई गई वस्तुएं थी, जिसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगता है। यही लिखा है आगे, ब्रिटेन में स्थापित रहे आधुनिक उद्योगों में प्रयोग हेतु भारत में सस्ती दरों पर कच्चा माल प्राप्त करना। यानी कि यहाँ से भी कच्चा माल सस्ती दरों पर जाता था और वहाँ से भी बनी हुई वस्तुएं, निर्माण हुई वस्तुएं सस्ती दरों पर आती थी। ब्रिटेन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारतीय बाजार में ऊंची कीमत पर बेचा जाता था। बता दिया। हस्तशिल्प का उद्योग का पतन, विपरीत अभाव। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन के कारण क्या, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, हस्तशिल्प खत्म हुआ तो बेरोजगारी आई। ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं के आयात को बढ़ावा मिला। पूंजीगत उद्योगों का अभाव, ब्रिटेन शासन के दौरान भारत में पूंजीगत वस्तु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए शायद ही कोई पूंजीगत उद्योग, यानी कि पूंजीगत वस्तु जो भी थी उसमें कोई भी बड़ा ध्यान नहीं दिया गया था ब्रिटिश सरकार की तरफ से, और ना ही कोई पूंजीगत उद्योग को मतलब कि बचा था, उन्होंने कोई स्थापित नहीं किया था भारत में। ब्रिटिश शासकों ने उद्योग का प्रोत्साहन देने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। सकल घरेलू उत्पाद में भी इनका योगदान बहुत ही ज़्यादा कम था। औद्योगिक क्षेत्र का विकास दर, इसका जीडीपी में योगदान बहुत ही थोड़ा रहा। सार्वजनिक क्षेत्र की सीमित भूमिका, सार्वजनिक क्षेत्र केवल बंदरगाह और रेलवे, विद्युत उत्पादन, सार्वजनिक क्षेत्र, हॉस्पिटल वगैरह ये सब जो था ये सीमित रहा था, उस टाइम पे बहुत ही कम थे। अब देखिए इनका प्रभाव विदेशी व्यापार में। औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई नियंत्रणात्मक नीतियों ने भारत के विदेशी व्यापार को विपरीत रूप से प्रभावित किया। कैसे, प्राथमिक वस्तुएं, यानी कि जो कच्चा माल था वो वहाँ जाता था और वहाँ से निर्मित वस्तुएं आयात होता था, यानी कि यहाँ से निर्यात कच्चे माल का होता था और ब्रिटिश सरकार यानी कि इंग्लैंड, ब्रिटेन से बनी हुई निर्मित वस्तुएं आती थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत के निर्यात एवं आयात का एकाधिकार बनाए रखा स्वेज नहर के खुलने से, यानी कि एकाधिकार बनाए रखा, उनका ही अधिकार था भारत पर उस समय में। तो कोई भी उद्योग वगैरह कुछ भी स्थापित नहीं किए, जिससे भारत का बहुत ही ज़्यादा हानि हुई, लॉस हुआ। स्वेज नहर के खुलने से भारत में ब्रिटेन बीच में चलने वाली जहाज़ों का सीधा मार्ग हो गया। और
कई सारे मतलब कि ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने कई सारी चीज़ें की हैं जिसे हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय संपत्ति का निष्कासन, निर्यात अतिरिक्त को ब्रिटेन में औपनिवेशिक कार्यालयों द्वारा व्यय वहन करने हेतु में भुगतान करना, यानी कि औपनिवेशिक कार्यालयों द्वारा जो भी व्यय किया जाता था उसको भरना, यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लड़े गए युद्धों के व्यय वहन करना। अब ब्रिटिश सरकार जो भी युद्ध लड़ते थे तो उसमें जो भी पैसे जाते थे उसको फिर वो वसूल करते थे, यानी निकालना। और उसके बाद अदृश्य मदों के आयात करने में उपयोग किया गया। और कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो मतलब आयात की जाती थी, उसमें भी कई व्यय लगते थे तो उसका लगान वगैरह वो लोग वसूलते थे। अब अगले टॉपिक से जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा नोट्स। ये प्रॉपरली नोट्स आपको पूरे चैप्टर के मिलेंगे, यहाँ से आपको आधा नोट्स मिलते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में आधा नोट्स मिलेंगे जो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो ऐसे ही देखते रहने के लिए एक बार ज़रूर कमेंट करिए कि आपको किस चैप्टर पे 12th की हिस्ट्री पर नोट्स या हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स पे नोट्स चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।